हाय बच्चों, कैसे हैं आप? सभी की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो आज हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो है सेल्फ इंडक्शन चलने वाला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो है सीबीएसई में बहुत ज़्यादा जो है कुछ पूछा जाता है। तो 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है। तो आप सभी लोग देखिए कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। तो आप सभी लोग इसमें ये भी सोच रहे होंगे कि सर ने एडी करंट क्यों नहीं कराया। एडी करंट में जो है बेटा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बाद जो है कराऊंगा। इन 2 टॉपिकों के बाद बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं उसको भी कराऊंगा। तो पहले हम लोग जो है सेल्फ इंडक्शन देख लेते हैं, सेल्फ इंडक्शन है क्या। और इसमें जो है आपसे अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज आप सभी लोग देखें कि सेल्फ इंडक्शन है क्या। देखिए, इतना हम सभी लोग जानते हैं, फराडे ने कहा था कि जब कभी भी जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उससे जो है आपका एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। तो जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू थी वो कितनी थी? -N-d∅/dt। ये हमारे जो है इंड्यूस ईएमएफ आया था। तो जब भी कभी, यानी कि हमें जब भी कभी जो है इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट को फाइंड आउट करना है, तो हमें जो है क्या निकालना है? चेंज इन फ्लक्स, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी हम निकालेंगे चेंज इन, तो उससे हमें इंडक्शन का पता चल जाएगा कि कितना जो है इंडक्शन हुआ है। तो ये सेल्फ इंडक्शन क्या है, इस चीज को अब हम पढ़ते हैं। देखिए जरा, यदि हम क्या करें, थोड़ा सा समझते हैं अपनी उस चीज को समझने के लिए। तो देखिए, यदि हमारे पास क्या है, एक कॉइल है, ये एक कॉइल है और यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाए, मान लिया जाए कोई बल्ब है, ठीक है। उसके ग्लो को हम देखना चाह रहे हैं और यहाँ पे कांस्टेंट यदि सोर्स लगाऊं और शुरू में इसको ना लगा के सिंपली जो है एक करंट ये लगा दूं, मतलब वायर को कनेक्ट कर दूं, तो जैसे ही मैं देखूंगा, इसके स्विच को ऑन करूंगा, इस की को जो है जोड़ूंगा, तो ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा। लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक इसमें कॉइल को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये डीसी सोर्स है, इससे जैसे ही इस सोर्स से एक जो है आपका ये जुड़ेगा, तो होगा क्या कि शुरू में बल्ब को जो है ग्लो करने में थोड़ा सा परेशानी होगी, बहुत ही छोटे समय के लिए, जिसको बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम। उस छोटे से टाइम पे जो है ये ग्लो करेगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू जलता रहेगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ पे एक चेंजिंग सोर्स रखते हैं हम, तो यदि हम इसमें एक चेंजिंग सोर्स रखते हैं, यानी कि जो है जो करंट को वेरी करे, तो हम देखेंगे कि इस बल्ब के ग्लो में कुछ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। जैसे मैं इस स्विच को ऑन करूंगा तो इसके ग्लो में जो है, जितना ये ग्लो पहले हो रहा था उतना ग्लो नहीं होगा ये, यानी कि इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी। और यदि मैं इस स्विच को जो है ऑफ करूं तो ये एकदम से बंद भी नहीं होगा और एकदम से ज्यादा ग्लो भी नहीं होगा। कैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं तो इसको ग्लो करने में कुछ टाइम लगेगा, और जैसे ही मैं जो है इसको क्या करता हूं, ऑफ करता हूं स्विच को, तो ये एकदम से जो है जीरो में नहीं आएगा। जैसे शुरू में जो है ये हमने जो है एक ये बल्ब लगाया था और यहाँ पे एक डीसी सोर्स लगा दिया था, तो इस डीसी सोर्स के लगाने की वजह से जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ, यहाँ पे एक स्विच बना देता हूँ, जैसे ये की बना दी, तो इस की को जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो बल्ब जो है ग्लो कर जाता है। बहुत ही छोटे से समय में जो है बल्ब ग्लो कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे बल्ब को ग्लो करने में थोड़ी टाइम लगेगा, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। और यानी कि करंट को जो है, ये जो मेन करंट है, इसको इंक्रीज करने में कुछ समय लगेगा। इन द सेम टाइम जैसे मैं इस स्विच को ऑफ करता हूं तो वो एकदम से बंद भी नहीं होगा, बल्ब कुछ समय लगेगा बल्ब को जो है जीरो होने में, यानी कि उसकी इंटेंसिटी, यानी कि उसकी लाइट को जीरो होने में कुछ समय लगेगा। तो इन दोनों ही में कुछ एक ऐसी चीज आ रही है जिसको हमें पढ़ना है। ये एक कॉइल है, इस कॉइल का इंपैक्ट को देखना है। हो क्या रहा है कि जैसे ही जो है इसमें वेरिंग करंट जो है पास हो रही है, तो इस वेरिंग करंट के कारण, तो हम सभी लोग जानते हैं कि वेरिंग करंट और सिंपली एक करंट इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, एक सोर्स होता है। और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो है आपका कौन डिपेंड होता है? फ्लक्स, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है? बी ए कॉस थीटा। तो जैसे ही बी चेंज होगा, क्योंकि एरिया ऑफ द कॉइल विल रिमेन सेम है, theta will remain same है, area of the coil, that is area vector is your will remain constant, but B will changes, B changes, phi changes, phi changes हो जाएगा तो फराडे का लॉ लग जाएगा। फराडे का लॉ कहता है कि E is equal to minus N d phi upon dt, that is the rate of change of magnetic flux with respect to time will induces a current in a EMF in a coil।
कॉइल में क्या कर देगा, एक इंड्यूस ईएमएफ को डेवलप कर देगा। तो ऐसा ही इसमें भी हो रहा है बेटा। जैसे ही जो है इसमें वेरिंग करंट पास होती है तो इसमें जो है एक वेरिंग जो है मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगता है, और जो कि जो है इसके बन रहा है, जैसे ऐसे करके बनने लगेगा तो ये फ्लक्स जो है अपनी ही कॉइल से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। अपनी ही कॉइल से लिंक होने के कारण, ये फ्लक्स अपनी ही कॉइल से लिंक होने के कारण, तो जाहिर सी बात है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक होना अपनी कॉइल से, और वो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। और लेंज कहता है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है और इसके द्वारा जो इंड्यूस करंट बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी कि वो उस चीज का अपोज करेगी जिससे वो प्रोड्यूस हुई है, जिससे वो इंड्यूस हुई है। तो यानी कि वो मेन करंट की वजह से ही इस बी में चेंज आ रहा था। इस मेन करंट की, ये क्या है, मेन करंट, जो ये मेन करंट जो है सर्किट में जा रही है, इस मेन करंट की वजह से बी में चेंज आ रहा था, और बी में चेंज आने की वजह से फाइव में चेंज आ रहा था, और फाइव में चेंज आने की वजह से ही जो है आपका क्या हो रहा था, इंडक्शन हो रहा था। तो इस इंडक्शन, ये इंडक्शन ऐसा होगा कि इस मेन करंट का ही क्या करने लग जाएगा, अपोज करने लग जाएगा, और इस अपोजिशन के कारण इस बल्ब को ग्लो होने में कुछ परेशानी होगी। ठीक है, जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूं, शुरू वाली केस में तो आराम से हो जा रहा था ग्लो, लेकिन जो है आपका क्या है, जैसे ही इस चेंजिंग करंट को मैं इसमें पास करता हूं तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको बंद करता हूं, यानी कि ऑफ करता हूं, ओपन करता हूं इस सर्किट को, तो फिर अगेन इसका भी अपोज करेगा, क्योंकि इसकी वजह से भी करंट में चेंज आ रहा है। तो इसकी वजह की, इसी वजह से जो है आपका क्या हो जाएगा कि बी में चेंज आएगा, बी की चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, फाइव में चेंज आएगा, फाइव में चेंज होने की वजह से ई में अगेन चेंज आएगा। तो इसको डीके को, यानी कि करंट के डीके को भी, यानी कि करंट के डिक्लाइनेशन को भी क्या करेगा, ये अपोज करेगा। इसलिए बल्ब को जो है एकदम से न बुझ के ये जो है कुछ समय लेगा, यानी कि शुरू में और अंत में भी ये जो है क्या करेगा, अपोज करेगा। ये तो चेंजिंग के केस में है। और अगर आप इसमें भी देखें तो इसमें भी ऐसा ही होगा, लेकिन इस समय बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसको जज नहीं कर पाते। इसलिए इसमें एक नया टॉपिक भी बनता है जिसको ट्रांजिएंट करंट के नाम से जाना जाता है। जब भी आप सर्किट को ऑन करते हैं, किसी भी सर्किट को यदि आप ऑन करते हैं, तो होता क्या है कि सर्किट को ऑन करते ही जो है सर्किट में जो है मेन करंट को, यानी कि जो आपकी सर्किट की करंट है, उसको करंट को बढ़ने में जो है कुछ समय लगता है। लेकिन ये बहुत छोटा सा समय होता है, चाहे आप डीसी सोर्स क्यों ना लगाएं, डीसी सोर्स में भी ऐसा होगा। लेकिन एक पीक वैल्यू, यानी कि जब एक अपनी कांस्टेंट वैल्यू को जब ये अचीव कर लेगा, तब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा ये लगाने पे। तो इस वजह से जो है कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसीलिए जो है शुरू में वेरी करने में और लास्ट में बंद करने में, सर्किट को बंद करने वक्त जो है ये अपोजिशन क्रिएट करता है, क्योंकि उसमें उस वक्त बी में चेंज आता है। तो ये हमने जो है यहाँ पे देखा कि सेल्फ इंडक्शन है क्या। तो इसका नाम सेल्फ इंडक्शन क्यों पड़ा, इस चीज को समझते हैं जरा। क्योंकि ये अपने ही वेरिंग करंट के कारण जो है अपने अंदर क्या कर दे रहा है कि इंडक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसीलिए इसका नाम सेल्फ इंडक्शन पड़ा हुआ है। सेल्फ यानी कि अपने ही वेरिंग करंट के कारण जो है अपने अंदर एक इंडक्शन को प्रोड्यूस करना, और वो इंडक्शन इस प्रकार से प्रोड्यूस करना कि जो है वो मेन करंट का क्या करने लग जाएगा, अपोज करने लगेगा। यानी कि जो मेन करंट सर्किट में चल रही है उस करंट को क्या करने लगेगा, अपोज करने लगेगा। ठीक है, तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन यदि हम पढ़ें तो हम क्या लिखेंगे, देखो ये आप बहुत बेहतर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो जब कभी भी सर्किट में जो है आपका क्या हो, वेरिंग करंट पास हो, तो हम ऐसा कहेंगे कि जब कभी भी सर्किट में जो है वेरिंग करंट पास होगा, तो जो सर्किट में कि कॉइल में वेरिंग करंट पास होगा, तो उस वेरिंग करंट के कारण जो है एक वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उस कॉइल से लिंक हो जाएगा, और उस वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक इंडक्शन होगा उस कॉइल के अंदर, जो कि क्या करेगा, मेन करंट का अपोज करेगा। और इस पूरी घटना को हम क्या किस नाम से जानते हैं, सेल्फ इंडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या है, व्हेनेवर ए वेरिंग करंट इज चेंजिंग इन ए कॉइल, व्हेनेवर a varying current is passing through a coil, and because of this the magnetic flux link with the coil changes itself. ठीक है, and due to this change in magnetic flux an induced EMF is developed in the coil which is such that it opposes the main current. ये इस प्रकार से डेवलप होगा कि ये मेन करंट का क्या करने लग जाएगा, अपोज करने लग जाएगा। इसी को यदि हम दूसरी भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि देखिए कि सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा इंडक्शन है जो
इस प्रकार से डेवलप होता है कि वो मेन करंट का क्या करता है, अपोज करता है. दैट इज इट इज द इंडक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल इन सच ए मैनर दैट इज अपोजेस द मेन करंट इन ए सर्किट. वो मेन करंट को क्या करने लग जाएगा, अपोज करने लग जाएगा. तो अब आप बेहतर लिख सकते हैं कि सेल्फ इंडक्शन है क्या. तो यदि हमें सेल्फ इंडक्शन की जो है डेफिनेशन लिखनी हो तो हम बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूं, आप सभी लोग देखिए. तो व्हेनेवर ए चेंजिंग करंट, a changing current is passing through a coil, the magnetic flux link with the coil changes, and due to this इसके कारण and induce EMF is developed in such a manner that it opposes the main current. ठीक है. This whole phenomena is called सेल्फ इंडक्शन. SI फॉर सेल्फ इंडक्शन. इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन के नाम से जानते हैं. तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए जरा, ये अगर जो है आपकी क्या है, एक कॉइल है और यहां पे मैंने एक सोर्स लगा दिया और ये रियोस्टेट है ताकि मैं करंट को चेंज कर सकूं. ठीक है, ये RH है तो मैं इस करंट को चेंज कर रहा हूं इसमें से प्लस ए माइनस. दिस इज योर मेन करंट, I इज योर क्या है आपका मेन करंट. तो ये मेन करंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. लेट इट बी इंक्रीज कर रही है. ये क्या है आपका, इंक्रीज कर रही है. तो इंक्रीजिंग है. तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. इस फ्लक्स के लिंक होने, इंक्रीज करने की वजह से, यानी कि चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस EMF डेवलप होगा एंड d∅dt. ठीक है, नेगेटिव साइन. तो ये इंड्यूस EMF डेवलप होगा, वो इस प्रकार से डेवलप होगा कि इस मेन करंट का क्या करने लग जाएगा, अपोज करने लग जाएगा. कैसे करेगा, देखिए समटाइम्स आपके CPSC में ऐसे करके डायग्राम बना देते हैं और कहते हैं कि करंट जो है इंक्रीज कर रही है, तो बताओ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा इन दिस कॉइल. तो जाहिर सी बात है, जैसे ही जो है आपका जो है इसमें करंट इंक्रीज करेगी तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस बिकॉज ऑफ फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, ये हमने पढ़ा था. और फाई यानी कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है और फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. इट मींस फाई चेंज करेगा. तो फाई इस प्रकार से, लेंज कहता है कि फाई इस प्रकार से जो इंड्यूस EMF होगा वो इस प्रकार से होगा कि वो उस कारण का अपोज करेगा जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है. तो इसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा था. तो यहां एक ऐसी करंट को प्रोड्यूस कर देगा कि जो इस मेन करंट के क्या कर देगी, अपोज करेगी. तो यानी कि इंड्यूस करंट इस प्रकार से होगी, यानी कि इंड्यूस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज योर दिस. ठीक है, इंड्यूस्ड करंट इस प्रकार से, देखो अपोज उल्टी हो रही है, जैसे ये ऐसे हो रही है तो इंड्यूस करंट इस प्रकार से यहां की साइड क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा. तो अब यदि हम क्या करें, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, ये सभी लोगों ने देख लिया होगा बेटा. तो अब जरा ध्यान से देखते हैं एक और चीज. तो इस डायग्राम को जरा समझने की कोशिश करना, फिर उसके बाद हम जो है इसमें एक और डायग्राम बना रहे हैं, इस डायग्राम को समझिए. तो अब दूसरा डायग्राम मैं डिजाइन कर रहा हूं. यहाँ पे देखिए जरा, अगेन क्या कर दिया हमने, यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाया, इसको इस ढंग से जो है चेंज किया. ये आपका इंडक्टर लगा हुआ है यहाँ पे एक, ठीक है, कॉइल लगी हुई है
अब क्या है, ये मेन करंट जो है डिक्रीज कर रही है। तो मेन करंट क्या कर रही है, आपकी मेन करंट जो सर्किट में है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये डिक्रीज कर रही है, तो आई करंट क्या अगर आपकी डिक्रीज करने लगेगी तो अगेन इसका अपोज करेगा, क्योंकि इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहा है उसको भी क्या करने लग जाएगा, वो भी डिक्रीज करने लगेगा, और लेंज लॉ काम करने लग जाएगा। लेंज लॉ क्या कहता है कि ये जो है आपका जो भी डिक्रीज है अब इसका भी अपोज करने लगेगा, क्योंकि इसी की वजह से तो इंडक्शन हो रहा है। तो इंडक्शन इस प्रकार से होगा कि उसका भी अपोज करने लग जाएगा, यानी कि मेन करंट की वजह से सारी घटनाएं हो रही थी, तो इसका अपोज करने लगेगा। तो इसके अपोज के लिए क्या करने लगेगा आपका, कि इसी की दिशा में क्या करने लगेगा, करंट को फ्लो करने लग जाएगा, यानी कि ये जो है आपका इंड्यूस करंट, आई इंड्यूस, आई एन फॉर इंड्यूस, ठीक है। इंड्यूस करंट की दिशा क्या हो जाएगी, मेन करंट की दिशा हो जाएगी, यदि जो है करंट क्या कर रही हो, सर्किट में डिक्रीज कर रही हो, ठीक है। अब एक बात है, तो सेल्फ इंडक्शन को जो है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। सेल्फ इंडक्शन को हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया क्यों कहा जाता है? यदि मैं आपसे बात कहूं कि सेल्फ इंडक्शन को ही इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि सेल्फ इंडक्शन जो है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो व्हाट इज इनर्शिया? और इनर्शिया है क्या? दैट इज, इट इज ए प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेस एनी चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था, कि मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था कि जब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जो अपोज करता है एनी चेंज, जैसे वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जैसे वो मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा, यदि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसी दिशा में रहना पसंद करेगा। इन द सेम मैनर, जब तक इस सर्किट में कोई करंट नहीं जा रही थी तो तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही आपने सर्किट को ऑन किया तो करंट बढ़ने लगी, करंट बढ़ने लगी, तो इस सर्किट के सिस्टम को क्या किया, आप चेंज करना चाह रहे हैं इस करंट की वजह, इस ये जो मेन ईएमएफ आपने लगा रखा है, यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, यानी कि मेन ईएमएफ जो यहाँ से लगा रखा है, उस ईएमएफ ने क्या किया कि यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को क्या करना चाहा, एक पर्टिकुलर दिशा में बहाना चाहा, जिसकी वजह से एक करंट क्या हुआ, निर्माण हुआ, यानी कि मेन करंट का निर्माण हुआ, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन हुआ। तो अब क्या हो रहा है, देखिए, जैसे ही ये मेन करंट जो है इसके अंदर बढ़ रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो जिग जैग मैनर में चल रहे थे उनको एक पर्टिकुलर दिशा में जाए, तो इसका सर्किट ने क्या किया, अपोज किया, और वो किसके रूप में मिला आपको, इंडक्शन के रूप में मिला, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ के रूप में प्राप्त हुआ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज इट अपोजेस एनी चेंज इन द सर्किट, एनी चेंज इन द सर्किट। सर्किट के अंदर जो चेंज आ रहे हैं, जैसे इस कॉइल के अंदर जो पहले से व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को क्या करना चाह रहे हैं, ये मेन करंट क्या करना चाह रही है, बदलना चाह रही है। तो इस वजह से, क्योंकि उसके अंदर पहले जो है इलेक्ट्रॉन्स जिग में, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, when potential difference is not applied across the conductor, the electrons are moving in a conductor in a random manner, randomly, that is they have not a particular direction, उनके पास एक particular direction नहीं होती है, that's why they does not make a current in a circuit when a potential difference is not applied across the conductor। यानी कि जब उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा होता है तो करंट में इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे होते हैं। मैं बहुत डीप बात कर रहा हूं थोड़ा सा समझने के लिए कि एक इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, इसके बारे में मैं जानकारी देना पसंद कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, जैसे इसको लगाया, यानी कि ये जो है बाहर का आउटर सर्किट में, जैसे आपने इस कॉइल में जो है आपका बाहर से ये लगाया, तो इसकी वजह से जो है आपका इसमें करंट इंक्रीज करने लगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जाने लगा, तो इसका भी क्या करने लगेगा, ये अपोज करने लगेगा। तो इसका अपोज वो किस रूप में कर रहा है, आपका फाई के रूप में कर रहा है, यानी कि एक इंडक्शन करके कर रहा है। ये चेंज इन फ्लक्स के हिसाब से अगर हम समझें तो ये इंडक्शन हो रहा है, और इस इंडक्शन के कारण ही सब जो है ये मेन करंट को क्या करने लग जा रही है, अपोज करने लग जा रही है। इसी को हम सेल्फ इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग जो है ये भी जान चुके हैं कि सेल्फ इंडक्शन को ही इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मैंने इसके दो केसेस यहाँ पे आपको बताए, जब करंट इंक्रीज कर रही होगी तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन सर्किट, और सेकंड मैंने जब जो है करंट इंक्रीज कर रही हो, या पहले मैंने इंक्रीज करने के केस को बताया था तो कैसे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगी, और दूसरा मैंने बताया था आपका जब जो है सर्किट में करंट डिक्रीज कर रही हो तो उस केस में जो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन को
हम समझ गए कि जब कभी भी जो है कॉइल में जो है आपका चेंजिंग करंट पास होगी तो उसकी वजह से उस कॉइल से लिंक जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण उसमें एक इंडक्शन लगने हो जाएगा, यानी कि उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। वो इस प्रकार से होगा लेंज के नियम के अनुसार कि वो मेन करंट का क्या करने लगेगा, अपोज करने लगेगा, और यही हमारा क्या था, सेल्फ इंडक्शन था। तो व्हेनेवर ए चेंजिंग करंट इज पासिंग थ्रू ए कॉइल एंड the flux link with the coil changes, and because of this change in flux link with the coil, an induced EMF is developed in the coil, and this EMF is such that it opposes the main current. This whole phenomena is called self induction. It is also called inertia of electricity. इसी को हम inertia of electricity के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इस चीज को देख रहे हैं, ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी कि सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट क्या है। तो देखिए जरा, यदि हम ध्यान से देखें अपने कॉइल को, ये हमारी एक कॉइल है, ठीक है, ठीक, और इसमें एक चेंजिंग करंट जो है, ये पास चेंजिंग सोर्स जो है पास कर रहा है, ये चेंज अल्टरनेटिंग सोर्स है, दैट इज द चेंजिंग सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस दिस इंडक्टर, ठीक है, इसमें मैंने लगा दिया। तो होता क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को हम जो है अब पढ़ रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या कहता है, इस चीज को देखिए, ये क्या चीज है। देखिए इतना तो हमें पता चला कि फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। क्यों है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के? देखिए अभी तक हम फाई को जानते थे, तो फाई को कैसे जानते थे, बी ए कॉस थीटा के नाम से जानते थे, लेकिन जो है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कॉइल इज योर ए कैपिटल ए विच इज योर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। थीटा इज द एंगल बी बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर ए, इन दोनों के बीच में है। और बी यानी कि ये दोनों तो चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ चेंज ये हो रहा है। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग दिस कॉइल, यानी कि ये मेन करंट जो इसमें फॉल कर रही है, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, मेन करंट जो चेंज हो रही है, मेन करंट। ध्यान रहे चेंज हो रही है, जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होना है बेटा। अगर यहाँ पे डीसी सोर्स लगा दोगे कुछ नहीं होगा। कभी कभार 1 मार्क्स में का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहाँ पे से अगर एक जो है यहाँ पे एक डीसी सोर्स यानी कि बैटरी बना दी, जैसे मैं देख रहा था कि बहुत जगह पे ऐसा है कि यहाँ पे जो है डीसी सोर्स लगा देते हैं, या डीसी सोर्स लगा रखा, तो यहाँ पे चेंजिंग सिस्टम एक रियोस्टेट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, याद रहे आपको कभी भी इस चीज को देखना कि तो जो मेन करंट को चेंज करने वाली चेंज यहाँ पे चेंज होनी चाहिए करंट का। अगर यहाँ पे डीसी सोर्स ये काम करना बंद कर देगी कॉइल, यानी कि अपोजिशन कुछ नहीं होगा, फिर इस बात को याद रखना आप। तो phi is directly proportional to I because of this changing current, the magnetic field link with this coil will changes, and because of this changing magnetic field, the magnetic flux link with the coil changes, and because of this, and induced EMF is developed in the coil। इसी के कारण जो है induced EMF जो है coil के अंदर develop होता है, यानी कि phi is directly proportional to I मैं लिख सकता हूं, यानी कि phi is directly proportional to I। अब मैं इस पूरी चीज को मिटा देता हूं ताकि हम समझ लें इस चीज को। माना कि फ्लक्स फाई इज द फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न ऑफ दिस कॉइल, यानी कि प्रत्येक कॉइल, फाई इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक विथ ईच का मतलब प्रत्येक, हर टर्न से, ईच टर्न्स ऑफ द कॉइल है, ठीक है, ये आपका आ गया। तो माना इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर कितने टर्न है, दैट इज n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखो टोटल फ्लक्स भी, जब एक फ्लक्स है ये जो है एक कॉइल से जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, तो टोटल फ्लक्स यानी कि n phi होगा टोटल फ्लक्स link with this coil is your n phi, because flux link with each turn is your phi। प्रत्येक टर्न से फ्लक्स लिंक कितना है, phi है, ठीक है, हर टर्न से phi है। तो टोटल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज योर दिस, ठीक है। तो इसको मैं दिखा देता हूं phi t से, phi फॉर फ्लक्स, t फॉर टोटल, ठीक है। दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उस वक्त, यानी कि चेंजिंग करंट है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल, ठीक है। दिस इंप्लाइज इज n phi
इज इक्वल टू एल आई। ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा। व्हाट इज दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसी को जो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। इसी को जो है, ये जो फाइल जो एल आपका यहां पे आया बेटा, बिकॉज दिस टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये हमने अभी मैंने आपको बताया। तो प्रत्येक टर्न से फाई फ्लक्स लिंक है, तो एन टर्न से कितना हो जाएगा? एन फाई। दिस होल फ्लक्स इज लिंक विद द करंट that is the main changing current flowing in this coil. So this expression can also be reduced in this form, that is n phi is equal to L I। ये कैसा हो जाएगा आपका? L phi हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यही है आपका। इसी को हम पढ़ रहे थे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो इसको यदि हम ध्यान से देखें, n phi यानी n is your number of turns, phi is the flux linked with each turn, L is your जो है सेल्फ इंडक्शन, and I is your current flowing in the coil, that is the main changing current flowing in the coil। तो इसको आपको याद रखना है। तो इन दोनों के बीच में यदि हम ग्राफ को ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा आएगा? देखिए, समटाइम्स सीबीएसई में इस ग्राफ को भी पूछ लेते हैं। मान लीजिए मैं जो है आपका यहाँ पे आई को दिखा रहा हूं, और ये आई क्या है? मेन करंट है। ये आपकी मेन करंट है, मेन चेंजिंग करंट है बेटा, ठीक है। ये करंट है आपका, और यहां जो है फ्लक्स को दिखा रहा हूं, डेट इज द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल को दिखा रहा हूं। तो देखिए जरा, ये पूरा फ्लक्स है, डेट इज फाई टी। यहां पे ध्यान से देखो, फाई टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल आई आ रहा है आपका। ध्यान से देखिए, एल आई, ठीक है। तो ये फाई है, ये वही फाई है, ठीक है। ये फाई को दिखा रहा है ऐसे करके। तो ध्यान से देखो, वाई एक्सिस कौन सी है? फाई है, और इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कुछ को लगा लेते हैं, लेट इट बी एम इंटू x axis is your I, that is mx, y is equal to mx is the line passing through the origin of this coordinate system, ठीक है। तो यानी कि इसकी लाइन भी कहां से गुजरेगी? ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें समटाइम्स आपसे पूछा जाता है कि इस ग्राफ में स्लोप क्या बता रहा है, इस ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है। तो स्लोप इज इक्वल टू कितना होगा? देखो बेटा, खुद ही देखो, स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? y अपॉन x होता है। हेयर y इज योर फाई। ध्यान से देखो, फाई अपॉन i, दैट इज फाई अपॉन i इज योर स्लोप, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस। तो यानी कहने का मतलब इसका स्लोप आपको सेल्फ इंडक्टेंस को बताता है। समटाइम्स एक मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जाता है आप सभी लोगों से कि आप बताइए कि इसका स्लोप किसको बताता है। तो इसका स्लोप आपको जो है सेल्फ इंडक्टेंस को बताता है। तो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस हो गया यहाँ पे। अब इस सेल्फ इंडक्टेंस की कुछ तो यूनिट होगी बेटा, उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। अभी इसको डिफाइन भी करेंगे न्यूमेरिकली, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। इसको हेनरी में मेजर किया जाता है। तो यूनिट हम लास्ट में लिखेंगे, हेनरी में अभी कर लेते हैं। पहले देखिए, अब आप इसका दूसरी चीज को देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए, किसी बच्चे के दिमाग में ये भी ख्याल आ सकता है कि सर इसमें जो इंडक्शन हुआ है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। मान लिया जाए ये चेंजिंग करंट है, जो है मैं रियोस्टेट की मदद से ये सब चेंज कर रहा हूं। तो यहाँ पे करंट जो है आई किसी वक्त जा रही है, ठीक है। इसकी वजह से इसके मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें एक इंडक्शन हो रहा है। तो किसी बच्चे ने पूछा कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, तो हम निकाल रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ इन सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में जो है आपका इंड्यूस ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है, इस बात को जानने की प्रयास कर रहे हैं, यहाँ की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं भी यहाँ पे अपने आप से जो है देखो आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं कि कैसे हम इस चीज को निकालें। तो फराडे क्या कहता है? फराडे कहता है कि जो भी इंडक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। किस प्रकार से होगा बेटा? माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी के रूप में होगा। That is the rate of change of magnetic flux linked with the coil is always equal to the induced EMF developed in the coil. Coil के अंदर जो induced EMF develop हो रहा है उसके बराबर होगा। फराडे ऐसा कहता है कि तो मान लीजिए इसमें induced EMF E हुआ, लेकिन उसको कैसे निकालूंगा मैं? तो that is the induced EMF is equal to कितना हो जाएगा? माइनस का n d phi अपॉन dt।
इतना हुआ, जाहिर सी बात है फ्राइडे तो ऐसा ही कहता है, अभी तक हमारा जो पुराना नॉलेज था वो तो यही बताता है हमें। अब इसके लिए नया एक्सप्रेशन क्या आएगा उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, ये d5 जो है फ्लक्स में चेंज आ रहा है इन ए स्मॉल टाइम dt समय में इतना फ्लक्स में इसमें चेंज आ रहा है। दैट्स व्हाई द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप इन दिस कॉइल इज गिवन बाय E इज इक्वल टू माइनस n d5 अपॉन dt। तो हमने क्या पढ़ा था, माना कि इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस जो है L है, देन द टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल इज गिवन बाय n phi इज इक्वल टू Li। ये हो गया। इसी एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, माइनस n को यदि मैं इधर लिखूं बेटा, n तो एक कांस्टेंट है, और इसको अगर इस प्रकार से लिखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, बिकॉज ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, तो इसको n5 भी लिखा जा सकता है। तो इन प्लेस ऑफ n5 यू कैन पुट Li, ठीक है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इस वैल्यू को n5 की वैल्यू को यदि इधर पे पुटअप किया जाए तो माइनस तो अपनी जगह पे है, d बाई dt भी अपनी जगह पे है, इन प्लेस ऑफ n5 यू कैन पुट Li, तो Li को हमने लिख लिया यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू L इज योर कांस्टेंट विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस L di अपॉन dt, ये आएगा। तो व्हाट इज di? di is the small change in current, that is small change in main current in a small time dt, where di is equal to small change in current, small change in main current in a small time dt समय में जो है ये चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज इन मेन करंट, ध्यान रखिए इंड्यूस करंट नहीं है, इट इज योर मेन करंट, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस एनी। तो एकदम से देखो यहाँ पे साफ साफ रिलेशन आ रहा है, यानी कि आप जितनी ही तेजी से इसमें जो है आपका क्या करते हैं करंट में चेंज लाएंगे मेन करंट में, उतनी ही तेजी से वहां पे क्या हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे देखा। तो अब देखो जरा E, अगर इसको मॉड E करके लिखूं तो कितना हो जाएगा आपका, L di अपॉन dt, पॉजिटिव में लिख दिया मैंने इसको। तो इस चीज को आप समझिए। नाउ द ग्राफ बिटवीन दीज टू, अगर हम जो है इन दोनों के बीच में ग्राफ को निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा ग्राफ को, तो उस ग्राफ को मैं यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए जरा। तो समटाइम्स आपको इस टाइप का ग्राफ भी बना के दे सकते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ को शो कर रहा है और यहाँ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, दैट इज di अपॉन dt इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ मेन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। तो ये आपका मेन करंट दे रखा है। तो अगेन देखो y इज इक्वल टू m x, ये आ रहा है। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, सीधा आएगा। तो स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो स्लोप इज इक्वल टू E अपॉन di अपॉन dt, ठीक है, ये आ गया, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और सिंपली इंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं बेटा, बाद में हम इसको इंडक्टेंस कहने लग जाएंगे, ये L हो जाएगा। तो इतना आपको पता चल गया। यानी कि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पता चल रही है बेटा, देखो यहाँ पे से जितनी तेजी से आप मेन करंट को चेंज करते हैं उतना ही ज्यादा इंडक्शन होगा। इसीलिए जो है सर्किट्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब बहुत ज्यादा कॉइल लगी होती है। अगर आप बहुत तेजी से करंट को चेंज करेंगे उसके अंदर तो कॉइलें कभी कभी बर्न कर जाती हैं। जो बड़ी बड़ी मोटर्स होती है, मोटर का जो स्टार्टर होता है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। वो किस पे बेस्ड होता है, आपका सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखिए जरा। एक मोटर के स्टार्टर को बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखिए, उसको उसमें बहुत सारे जो है आपके क्या होते हैं, रेजिस्टेंस लगे होते हैं। जैसे एक स्टार्टर को जब बनाते हैं हम तो इस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए जरा, ये है स्टार्टर का पहला पॉइंट, यहाँ पे ऐसे करके स्टार्टर होता है, ये आपका ये यहाँ पे टच होगा, फिर यहाँ टच होगा, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 रेजिस्टेंस है, और ये पूरा कनेक्ट है यहाँ पे मोटर से। यहाँ पे आपकी कोई मोटर एक रखी हुई है, डिवाइस रखी हुई है, इससे एक इस ढंग से कनेक्टेड रहता है। तो सब हम उसको जो है जब करंट देते हैं तो शुरू में ही मेन करंट यानी कि जो है बहुत ज्यादा करंट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं मेन करंट ज्यादा, देखो हम ऐसे करके उसके जो है रेजिस्टेंस को जो है कम करते चले जाते हैं। यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फिर इस लीवर को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो रेजिस्टेंस देखो इन दोनों का मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे लेके जाऊंगा, फिर यहाँ कर दूंगा तो इसको मेन करंट पूरी मिल जाएगी। यहाँ से देखो, इसको मैंने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया और दूसरा जो है सोर्स का याला सोर्स जो है इसको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है,
यहाँ से सर्किट कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी इसको जो है देखो जरा, इसको मैंने जो है आपका किसी सोर्स से लगा रखा है, यहाँ पे सोर्स लगा लो आप, ठीक है। तो ये जो मेन करंट है, देखो ऐसे करके मैं जब जाऊंगा तो करंट सर्किट को क्या कर रहा हूँ, कम कम देता जा रहा हूँ। पहले बहुत कम करंट दी, फिर थोड़ा बढ़ाई, फिर थोड़ा बढ़ाई, फिर थोड़ा बढ़ाई, और एक बार फिर मेन करंट को पूरा ही बढ़ा दिया। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य ये था क्योंकि अगर मैं अचानक से ये पूरा सिस्टम नहीं होता, मेन करंट को पूरी डाल देता, तो जो है जो मोटर के अंदर होती है बहुत बड़ी बड़ी कॉइल्स होती है, वहां जो है कॉइल है तो ऑब्वियस बात है कॉइल में तो सेल्फ इंडक्शन बहुत तेजी से होता है, तो इतना जबरदस्त जो है आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो मेन करंट को अपोज कर देगा, और इसके कारण एक हैवी जो है आपका क्या हो, हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे कॉइल क्या हो जाएगी, बर्न कर जाएगी। तो ये जो है आपका मोटर स्टार्टर के अंदर होता है। तो इस चीज को समझिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर इंडक्शन। तो दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ मोटर इंडक्शन, ऐसा होता है। इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी कहते हैं बेटा, जो प्रोड्यूस हुआ है इस कॉइल के अंदर, दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ। इसी को हम बैक ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं, जो है बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट अपोजेस द मेन ईएमएफ। देखो हमने सर्किट को बनाया था, यदि हम सर्किट को ध्यान से देखें, अपने सर्किट को यदि हम ध्यान से देखें तो इस प्रकार से मैंने बनाया था। तो ये तो आपका मेन ईएमएफ है, ठीक है, और इसके अंदर जो प्रोड्यूस है, मान लीजिए करंट इंक्रीज कर रही है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वो इस जो इंड्यूस करंट को इस ये मेन है, ये मेन करंट, चेंजिंग मेन करंट है। ये मेन करंट जो जा रही है इसके अंदर, ये मेन करंट जो जा रही है, इसके अपोजिशन में जो है इंड्यूस करंट हुआ, उसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, और उसकी वैल्यू कितनी, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी है, इतनी है। तो ये जो है इस वाले ईएमएफ को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है इसके बैक, यानी कि इसको बैक कर रहा है। देखो आप, मेन करंट तो ऐसे बढ़ना चाह रही है और ये लेकिन इस दिशा में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, ठीक है। तो द इंडक्शन प्रोड्यूस in a coil is also called the back EMF. That is the EMF produced in a coil is also called the back EMF. इसको back EMF के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं इसको, ठीक है। ये था back EMF। अब देखिए थोड़ा सा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को अब यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो मॉड E इज इक्वल टू कितना लिखा था, L di अपॉन डी। इफ यदि इफ di अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1, यानी कि I है, ऊपर करंट है, तो एम्पियर पर सेकेंड यूनिटी, दैट इज डी आई अपॉन डी टी इज योर यूनिटी। इन दैट केस द इंड्यूस ईएमएफ डेवलप्ड इन ए कॉइल इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। यही जो है न्यूमेरिकल डेफिनेशन है इसकी, किसकी, सेल्फ इंडक्टेंस की, ये इसकी डेफिनेशन है। तो व्हाट इज द न्यूमेरिकल डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हियर? इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ए कॉइल इज यूनिटी, कितनी हो, यूनिटी, देन the coefficient of self induction become equal to induced EMF in a coil. It is called coefficient of self inductance. That is, it is your numerical definition of coefficient of self induction. तो न्यूमेरिकल डेफिनेशन क्यों कहा? बिकॉज इट इज न्यूमेरिकली इक्वल, जब ये यूनिटी होगा देन L इज इक्वल टू E है ना, दैट्स वाई द वर्ड न्यूमेरिकल इज इंट्रोड्यूस इन दिस डेफिनेशन। तो इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है L को? बिकॉज ऑफ दिस केस, बिकॉज न्यूमेरिकली इसको इक्वल कर रखा है ना, दैट्स वाई इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसकी यूनिट क्या होगी? तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? तो यूनिट क्या होगी देखते हैं जरा, हम देखते हैं। तो एक तो इसको हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा काम किया था, तो इस वजह से इसकी यूनिट क्या होगी, हेनरी होगी, HENRY। इसको H से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन, दूसरी यूनिट्स भी निकाल लेते हैं, देखिए जरा दूसरी यूनिट्स भी निकाल लेते हैं। एक हमने निकाला था फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स, फाई टी इज इक्वल टू एल आई निकाला था, इससे निकल जाएगा। फाई इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन वेबर पर एम्पियर। तो इसका दूसरा यूनिट क्या हो जाएगी, और वेबर पर एम्पियर। एक यूनिट यहां से भी निकाल सकते हैं बेटा, देखो जरा इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए। एल ये क्या है, वोल्ट, ये टाइम ऊपर मल्टीप्लाई वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, यानी कि वोल्ट, इसको मैं पूरा लिख लेता हूं, हेनरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर, और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वोल्ट सेकेंड पर सेकेंड, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, सॉरी वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो इसकी तीन ये आपकी क्या हो गई, यूनिट्स हो गई। अब इसकी क्योंकि हेनरी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, एक हेनरी वैल्यू बहुत बड़ी होती है,
इसलिए जो है इसको छोटी वैल्यूज में भी मेजर किया जाता है। तो 1 मिली हेनरी इज इक्वल टू 10⁻³ हेनरी। 1 माइक्रो हेनरी इज इक्वल टू 10⁻6 हेनरी। 1 नैनो हेनरी इज इक्वल टू 10⁻9 हेनरी। तो इस प्रकार से जो है इसको मेजर किया जाता है। तो आज हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन होता क्या है बेटा कि जब भी कभी कोई चेंजिंग करंट किसी भी सर्किट में, तो कॉइल के केस में ही हम लेते हैं, तो ज्यादातर हम कॉइल के केस में ही ऐसा कहते हैं, लेकिन अगर हम अपने पूरे सर्किट घर के सर्किट्स को भी देखें तो वो भी एक जो है पूरा जो है जाल है सर्किटों का। तो जब उसमें मेन करंट इंक्रीज जाती है तो उसकी वजह से उसमें भी सेल्फ इंडक्शन हो जाता है, लेकिन वो कॉइल के शेप में नहीं होते, इसलिए कम होता है, लेकिन होता जरूर है वहां पे भी, क्योंकि वहां हमारी एसी चल रही होती है जो कि एक चेंजिंग करंट है। तो सेल्फ इंडक्शन है क्या कि जब भी कभी चेंजिंग करंट जो है किसी कॉइल के अंदर जो है जाती है, तो उस कॉइल के अंदर चेंजिंग करंट जाने की वजह से जो उस कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आता है, और उसकी वजह से उसमें एक इंडक्शन हो जाता है, यानी कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और वो इंड्यूस ईएमएफ लेंज के नियम के अनुसार इस प्रकार से होता है कि वो मेन करंट का क्या करता है, अपोज करता है, और इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन के नाम से जानते हैं। इसको अगर दूसरी भाषा में कहें कि सेल्फ इंडक्शन है क्या, तो सेल्फ इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा जो है फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि सर्किट के अंदर यानी कि कॉइल के अंदर जो है आपका एक ईएमएफ इस प्रकार से इंट्रोड्यूस होता है जो मेन करंट को क्या करता है, अपोज करता है। दैट इज इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ सर्किट व्हिच अपोजेस द मेन करंट, दैट इज द ग्रोथ ऑफ मेन करंट और द डिके ऑफ मेन करंट। यानी कि वो ना तो वो डिके होने देगा, क्योंकि डिके और ग्रोथ, जब आप सर्किट को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं सर्किट को, उस वक्त करंट ग्रोथ में होती है, बढ़ रही होती है। तो बढ़ने के केस में जो है आपका अगेन अपोज करने लग जाएगा, और जब जो है आपका सर्किट को आप जो है ओपन करते हैं तो उस वक्त डिके कर रही होती है करंट, तो उसका भी क्या करने लगेगा, अपोज करेगा। बिकॉज इन बोथ केसेस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस इफ ए डीसी सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉइल। यदि डीसी सोर्स लगाते हो तब, अगर एसी लगा रहे हो तो उसमें तो हमेशा ही चेंजेस आएगा, क्योंकि एसी तो हमेशा ही अपने साइकिल को क्या करती है, एक पीरियोडिकली करती है, क्या करती है, चेंज करती है, तो उसमें तो होना ही होना है। डीसी सोर्स में ऐसा होता है। तो जैसे समटाइम्स बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि मैं एक डीसी सोर्स एक इंडक्टर में लगा दूं, इसको इंडक्टर भी बोलते हैं, जैसे जैसे बेटा ये कॉइल हमने बना रखी है, इसी को आगे हम इंडक्टर नाम दे देंगे। तो अगर हम इसको देखें तो इंडक्टर के, इसको इंडक्टर कहेंगे, जैसे अभी हम क्या करें, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस करें, इट इज डिनोटेड बाय एल। ठीक है, इसको एल से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू जिसकी जो है जिसको मेजर किया जाता है हेनरी में। ठीक है, तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है जो आपका यहाँ पे है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ, इसको आगे हम जो है एल से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है सर्किट में देखो 3 जो है एलिमेंट्स पढ़े, तो उन एलिमेंट्स को यदि मैं ध्यान से देखूं तो क्या क्या पढ़ दिए देखो अभी तक। एक तो आपने पहले पढ़ा होगा, एक रेजिस्टेंस पढ़ा होगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है। तो और दूसरा क्या आपने कैपेसिटर पढ़ा, और तीसरा जो है आप अब पढ़ चुके हैं इंडक्टर, जिसको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के नाम से जानते हैं। देखो ये कॉइल पढ़ने लग गए, अब आप ये कॉइल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो वोल्टेज होता था ओम्स के नियम के अनुसार ड्रॉप कितना होता था, यदि आर रेजिस्टेंस का है तो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आर आई, यदि इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। और इसमें कितना होता था, देखो अगर इसका वोल्टेज जो है V है और इसके प्लेट में ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है, ठीक है, और ये C इसका जो है आपकी कैपेसिटी है, तो कितना हो जाता था, V इज इक्वल टू कितना हो जाता है, Q अपॉन C। ठीक है, यदि इसमें चार्ज जो है आपका ऐसा हो तो ठीक है, इस प्रकार से प्लस क्यू और माइनस क्यू ये चार्ज है आपका, और यदि इसका इंडक्टेंस L हो तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होता था वो E इज इक्वल टू कितना हो जाता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। एक नया चीज आपने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। अभी इसको एसी में भी हम अलग ढंग से देखेंगे। तो ये हमने जो है यहाँ पे पढ़ा। तो अगर आप इसको देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आप सभी लोग इसके बारे में जो है तैयारी करें और जानने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं आपका बाद में अपलोड करूंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सभी लोग, तो थैंक यू।